अपनी जिंदगी के सबसे बड़े अफसोस को मिटाने के लिए जांग शान लड़कियों के हॉस्टल में घुस गया, जहां स्कूल की सारी लड़कियां अपने फिजिकल एजुकेशन क्लास के बाद नहा धो रही थीं। पानी भरने का बहाना बनाकर वो चुपके से अंदर घुस गया और मौके का फायदा उठाकर वो एक यूटिलिटी रूम में छिप गया, ताकि वो परछाई में छिपकर चुपचाप उन पर नजर रख सके। लेकिन वो वहां किसी को नहाते हुए ताकने नहीं आया था, बल्कि वो किसी के आने का इंतजार कर रहा था। दरअसल ये दूसरी बार था जब वो ठीक इसी जगह, ठीक इसी पल में आया था। पिछली बार जब वो यहाँ था तो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उस दिन एक आदमी लड़कियों के हॉस्टल में घुस आया था, और जब लड़कियों ने उसे देख लिया तो वो घबराकर वहां से भाग निकला। उस वक्त जांग शान के पास उसे रोकने का मौका था, लेकिन जब उन दोनों की आंखें मिली तो उसके दिल में सिर्फ डर था। वो वहीं जम गया था, और उसकी वही हिचकिचाहट एक ऐसी गलती बन गई जो जिंदगी भर उसका पीछा करती रही, क्योंकि वो आदमी भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वो वहां एक शिकार की तलाश में था। और एक बदनसीब लड़की इंसान की खाल में छिपे उस हैवान के पागलपन का शिकार बन गई। वो सीधा एक शॉवर रूम में घुस गया, जहां एक लड़की अकेली और बेखबर खड़ी थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उस पर क्या कहर टूटने वाला है। जांग शान के डर ने उस हैवान को मौका दे दिया, और मदद पहुंचने से पहले ही उस आदमी ने उस लड़की को बेरहमी से नोच डाला। और जब उसका मन भर गया तो उसने बड़ी बेदर्दी से उसे मौत के घाट उतार दिया। और जहां तक जांग शान की बात है, वो पूरे वक्त उस लड़की की चीखें सुनता रहा, लेकिन कुछ नहीं कर सका। वक्त के साथ लोग धीरे धीरे उस घटना को भूल गए, लेकिन जांग शान नहीं भूला। वो एक याद उसका दुस्वप्न बन गई, जो उसे हर रात सताती थी। उस सदमे की वजह से वो दोबारा कभी समाज में घुल मिल नहीं पाया, इसलिए आखिरकार उसने पढ़ाई छोड़ दी और उसकी जगह मिलिट्री ज्वाइन कर ली। लेकिन इस सदमे की वजह से उसका स्वभाव हिंसक होने लगा था, और जरूरत से ज्यादा हिंसक होने के लिए उसे अक्सर अपने अफसरों से डांट पड़ती थी। फिर भी उसके दिल में जल रही नफरत की आग कभी ठंडी नहीं पड़ी, चाहे उसने कितने ही दुश्मनों को क्यों न दफना दिया हो। और वक्त के साथ उसे लोन वुल्फ का निकनेम मिला। उसी दौरान उसने एक कुख्यात क्राइम सिंडिकेट बॉस को गिराने के लिए एक रेड मिशन ज्वाइन किया, लेकिन आखिर में उसे अपने ही सबसे करीबी साथी से धोखा मिला, और इस वजह से उसका पूरा स्क्वाड खत्म हो गया। उस गद्दार ने उसे अपने ही हाथों से चाकुओं से गोद कर मार डाला, लेकिन उसके अंदर जल रही नफरत की आग ने उसे मरने नहीं दिया। बल्कि जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली, वो एक बिल्कुल अलग जगह पर अनजान कपड़ों में खड़ा था। तभी एक स्टूडेंट उसके पास आया, जो उसे मिनटों से मूर्ति की तरह खड़ा देखकर घबरा गया था। लेकिन जियांग शान का चेहरा देखते ही उस स्टूडेंट से तो पसीने छूट गए, क्योंकि उसकी आंखों में ऐसे इंसान का खौफ था जिसने जैसे नरक देखा हो। उलझन में जियांग शान ने उस लड़के से पूछा कि क्या वो एक स्टूडेंट है। उस डरे हुए लड़के ने भी उतनी ही हैरानी से हाँ में सिर हिलाया। ये सुनते ही जियांग शान भड़क गया। उसने उस लड़के पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया, क्योंकि उसके दिमाग में तो वो अब भी उस क्राइम बॉस के अड्डे पर ही था। लेकिन कांपते हुए उस लड़के ने उसे बताया कि वो लोग एक स्कूल के अंदर खड़े थे। ये जवाब सुनकर जियांग शान सन रह गया। उसने लड़के से तारीख और साल पूछा, और जैसे ही लड़के ने जवाब दिया, उसकी तो जैसे दुनिया ही रुक गई थी। साल 2015, उसकी मौत से ठीक 10 साल पहले का दिन। बाकी स्टूडेंट्स उसे देखकर इतना डर गए थे कि वो एक एक करके वहां से खिसकने लगे, और उसे वहीं अकेला उस उलझन से जूझने के लिए छोड़ गए। अब तक जो कुछ भी उसने देखा था, उससे वो बस एक ही नतीजे पर पहुंच सका कि किसी तरह वो टाइम में पीछे आ गया था। और ठीक वैसा ही हुआ। जब उसने शीशे में देखा तो उसे अपने हाई स्कूल के दिनों का चेहरा नजर आया। वो बस जम सा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इस यकीन न कर पाने वाली हालत में उसने खुद को इस सपने से जगाने के लिए पूरी ताकत से एक थप्पड़ मारा, और तभी उसे एहसास हुआ कि ये कोई सपना नहीं था। और अगर ये सपना नहीं था तो इसका मतलब था कि वो जिंदा था, और अगर ऐसा था तो फिर किसी की शामत आने वाली थी। तभी कुछ लड़कियां हॉल से गुजर रही थीं, जो किसी नए पॉप स्टार या एक्टर के बारे में बातें कर रही थीं, जो हाल ही में डेब्यू हुआ था और उनके हिसाब से सुपर क्यूट था। तभी उनकी नजर हमारे हीरो पर पड़ी, जो न जाने क्यों उन्हें ही घूर रहा था। जाहिर है, एक अजीब सा दिखने वाला लड़का जिसकी नाक से खून बह रहा हो और जो उन्हें ऐसे घूर रहा हो। उन्हें देखकर वो डर गईं। उन्होंने लड़की को नजरें हटाने के लिए कहा, और जैसे जले पर नमक छिड़कने के लिए एक लड़की ने उसे घिनौना कह दिया, ये साफ करते हुए कि वो क्यूट उसे नहीं बल्कि किसी और को कह रही थीं। लेकिन असल बात ये थी कि जियांग शान उन्हें किसी गलत इरादे से नहीं घूर रहा था, नहीं, बल्कि इसलिए
इसलिए क्योंकि बीच वाली लड़की पर उसकी नजर टिक गई थी, क्योंकि कुछ ही मिनटों में वो एक बहुत बड़े हादसे का शिकार होने वाली थी। और पता है क्या, ये सरफिरा कातिल पूरी तैयारी में था कि वो ये सब रोकेगा और अपनी लाइफ पलट कर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। कुछ ही मिनट बाद वो लड़कियों के डॉम के बाहर पहुंच गया। वहां उसने कुछ लड़कियों को गॉसिप करते सुना कि हाल ही में स्कूल गेट के पास किसी अजीब से दिखने वाले बंदे को मंडराते हुए देखा गया है। तभी वो लड़का सर नीचे झुकाए अंदर घुसा और उसका बहाना पहले से तैयार था। उसने लड़कियों को बताया कि वो पानी भरने आया है, क्योंकि क्लासरूम बिल्डिंग का पानी खत्म हो गया था। और हैरानी की बात है, ये बहाना काम कर गया। लड़कियों ने उसे अंदर तो आने दिया, पर साथ में ये भी साफ कर दिया कि वो यहाँ उनके प्राइवेट सामान को हाथ ना लगाए। हाँ, जैसे उसे इन सब की कोई परवाह थी। उसके दिमाग में तो बस एक ही बात घूम रही थी कि वो कमीना कब सामने आएगा और वो अपने 10 साल का सारा गुस्सा सीधा उसके मुंह पर उतार देगा। और बिल्कुल टाइम पर उसे बाहर एक लड़की के चीखने की आवाज आई, जिसने एक कमरे के अंदर किसी खौफनाक आदमी को छिपे हुए देख लिया था। चीख सुनते ही वो लड़का फौरन सतर्क हो गया, और हाँ, सामने वही 10 साल पुराना चेहरा था जो पिछली बार की तरह ही सीधा उसकी तरफ दौड़ा आ रहा था। लेकिन इस बार एक चीज अलग थी। उस आदमी को लड़के की आंखों में डर की जगह सिर्फ और सिर्फ गुस्सा दिखाई दिया। थोड़ा भागने के बाद वो हरामी कुछ स्टूडेंट्स के बीच घिर गया, और हमारा हीरो वो एक खूंखार शिकारी की तरह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। जब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा और दो लड़कियां पागलों की तरह उस पर चीख रही थीं, तो उस आदमी की सटक गई और उसने एक चाकू निकाल लिया और सबको पीछे हटने की धमकी देने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो हिल भी पाता, धड़ाक, एक पानी का जग न जाने कहां से उड़ता हुआ आया और सीधा उसके चेहरे के बीचों बीच जा लगा। दर्द और गुस्से से वो आदमी बुरी तरह चीख पड़ा, चिल्लाते हुए कि जिसने भी ये किया है वो उसे जान से मार डालेगा। लेकिन जैसे ही वो ये देखने के लिए मुड़ा कि ये किसने किया, उसे सिर्फ एक लात दिखी जो सीधी उसकी खोपड़ी पर पड़ रही थी। अगले ही पल सबने देखा कि वो सीधा पास की दीवार से जा टकराया। लेकिन पता चला कि वो कमीना दिखने से ज्यादा ढीठ था, क्योंकि वो अभी भी होश में था। जो सच कहें तो उस पल उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। लड़के का वो खौफनाक चेहरा देखकर वो आदमी डर से कांपने लगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि चाकू तो उसके पास है। तो अपनी वो मोटी खोपड़ी इस्तेमाल करके वो पागलों की तरह चीखते हुए लड़के पर झपटा। लेकिन एक नंबर के बेवकूफ की तरह उसका निशाना चूक गया। अगले ही पल लड़के ने उसकी कलाई पकड़ी, उसे हल्का सा मरोड़ा, कड़ाक, और उससे चाकू ऐसे छीन लिया मानो ये कोई बच्चों का गेम हो। जब तक वो बेवकूफ मुड़कर लड़के को देख पाता, तब तक लड़के की एक टांग हवा में थी, और फिर खटाक, एक और लात सीधी उसकी कनपटी पर पड़ी और उसे दिन में तारे दिख गए। उसके ज्यादातर दांत छुट्टियां मनाने निकल चुके थे, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी थी, और रही बात उसकी सोल की, हाँ, वो तो बस उसका जिस्म छोड़कर निकलने ही वाली थी। वो कचरे के बोरे की तरह जमीन पर ढेर हो गया, पूरी तरह बेहोश। लेकिन ये तो बस एपेटाइजर था, असली मजा तो अभी शुरू होना बाकी था। और सब लोग ये देखकर दहल गए कि वो लड़का अपने मिलिट्री के दिनों के ट्रॉमा को याद करके उस आदमी के चेहरे पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाने लगा। जब तक वो रुका, तब तक उस आदमी का चेहरा किसी हॉरर मूवी के मॉन्स्टर जैसा दिखने लगा था। ये देखकर लड़के को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो राउंड 2 के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी उसे बगल से किसी के पुकारने की आवाज आई। जैसे ही वो पलटा, उसकी आंखों के सामने एक जन्नती नजारा था। उस लड़की ने लड़के से कहा कि अगर वो उसे इसी तरह मारता रहा तो वो आदमी मर जाएगा। लेकिन उस बेवकूफ ने उसकी एक बात नहीं सुनी। वो तो ना जाने क्यों बस उसे घूरने में लगा हुआ था, जिससे वो लड़की और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई। वो पहले ही आधे कपड़ों में थी और जिस तरह वो लड़का उसे घूर रहा था, उससे वो और भी घबरा गई। उसने लड़के को टोकते हुए कहा कि माना उसने उसकी जान बचाई है, पर इस तरह घूर कर वो उसे शर्मिंदा कर रहा है। कुछ देर बाद पुलिस भी आखिरकार उस कमीने की जान बचाने पहुंच गई, इससे पहले कि लड़के का दिमाग घूमता और वो उसका काम तमाम कर देता। लड़के के बगल में खड़े ऑफिसर ने कहा कि जिस तरह उसने अकेले उस आदमी को संभाला, वो काबिल तारीफ था। उसने पूछा कि क्या लड़के ने कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली है, लेकिन लड़के ने बात टाल दी, ये कहकर कि उसने बस एक बार टीवी पर किसी को ये मूव करते देखा था। पर वो ऑफिसर बेवकूफ नहीं था, क्योंकि ट्रेन्ड स्काउट्स भी इतनी फुर्ती से मूव नहीं करते जैसा इस लड़के ने अभी किया था। और बिना किसी वार्निंग के उस ऑफिसर ने ना जाने क्यों लड़के पर झपट्टा मारा, लेकिन जैसे ही उसका हाथ लड़के के गले से बस कुछ इंच दूर था, वो वहीं ठिठक गया। वो लड़का किसी भी सामान्य इंसान की तरह कम से कम पलकें तो झपकाता, पर वो टस से मस नहीं हुआ। ऊपर से उसकी आंखों में हत्यारापन झलक रहा था, जिसे देखकर वो आदमी सच में पसीना पसीना हो गया।
जहां तक उस लड़के की बात थी, उसने शांति से उस आदमी को याद दिलाया कि किसी सिविलियन का गला घोंटना उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा नहीं था। लेकिन वो आदमी लड़के के शरीर से निकल रही जानलेवा ऑरा पर ज्यादा ध्यान दे रहा था और सोच रहा था कि आखिर ये लड़का कौन है। तभी वो पर्पल बालों वाली लड़की, जो अभी भी किसी वजह से ठीक से तैयार नहीं थी, उस आदमी को लड़के के साथ ऐसा करते देख दौड़ती हुई आई। उसने उस आदमी को यकीन दिलाया कि लड़के ने कुछ भी गलत नहीं किया और यहाँ तक कि उसके लिए गवाही देने की पेशकश भी की। हे भगवान, लड़की सच में इस पागल पर फिदा हो गई थी, जिसकी दिमागी हालत 2 कौड़ी की थी और जिसका एकमात्र शौक लोगों को पोस्टमार्टम की प्रैक्टिस बनाना था। जहां तक उस बेवकूफ लड़के की बात थी, कोई रिएक्शन नहीं, वो बस कंफ्यूज होकर घूर रहा था। लगता है कब्र में बिताया गया सारा समय उसके दिमाग के पुर्जे हिला गया था। रात का सीन और वो आखिरकार अपने पुराने घर पहुंच गया। दरवाजा खोलते ही उसने अपनी माँ को खाने की मेज के पास खड़ा पाया। उसकी आवाज सुनकर माँ उससे बातें करने लगी और कहा कि उन्हें हैरानी है कि उसे अभी भी अपना घर याद है। उन्होंने पूछा कि क्या उसे पता है कितना समय हो गया है। वो और उसके पिता उसका इंतजार कर रहे थे ताकि वे साथ में खाना खा सकें। ऊपर से उसका स्कूल बैग भी गायब था, तो माँ ने बस कहा कि पहले हाथ धो ले। जहां तक लड़के की बात थी, इतने सालों बाद माँ का चेहरा और वही जानी पहचानी डांट सुनकर वो खुद को रोक न पाया और भावुक हो गया। ये देखकर माँ हैरान थी, क्योंकि वो कभी ऐसा बिहेव नहीं करता था। वो और भी परेशान हो गई जब उसने सुना कि लड़का सच में किसी वजह से रो रहा था और उसने पूछा कि क्या हुआ। लड़के ने कहा कुछ नहीं। दोनों खाने पर बैठ गए, पर माँ अभी भी चिंतित दिख रही थी और उसने पूछा कि क्या हाल में कुछ परेशान कर रहा है, क्या ये स्कूल का प्रेशर है। लड़के ने कहा नहीं, बल्कि उसने माँ से वादा किया कि आज से वो उसकी हर बात सुनेगा और मन लगाकर पढ़ेगा। माँ बस मुस्कुरा दी बेटे को ऐसी बातें कहते देख और कहा कि अगर वो सिर्फ इतना कर दे कि उसे इतनी चिंता न दे तो वो खुश रहेगी। उसने लड़के से कहा कि वे उससे कोई बड़ा आदमी बनने की उम्मीद नहीं करते, बस चाहते हैं कि वो ग्रेजुएशन पूरी कर ले ताकि उसके पिता कुछ कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करके उसे सरकारी नौकरी दिलवा सकें। जहां तक लड़के की बात थी, वो हर पल का मजा ले रहा था और याद कर रहा था कि तब भी माँ उसे ऐसे ही डांटा करती थी। आगे बढ़ते हुए वो आखिरकार अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। स्कूल में हुए सब कुछ के बाद पूरी तरह थका हुआ, लेकिन वो खुश था, अपनी पिछली लाइफ से अलग। उसे किसी भी पल गोली लगने की चिंता नहीं थी। ऊपर से उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो मर गया था और समय में पीछे आ गया था। और भी लोग थे जिनकी वजह से उसने अपनी लाइफ खोई थी, लेकिन इस बार लाइफ के इस दूसरे मौके के साथ उसने वादा किया कि वो बदलाव लाएगा और कोई पछतावा नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह का सीन, स्कूल में घुसते ही उसने सबसे पहले ग्रम्पी पुराने गेटकीपर को देखा, जो उसे थम्स अप दे रहा था। सिर्फ गेटकीपर ही नहीं, लड़कियां भी उसे घूर रही थीं, उसे क्यूट कह रही थीं और उसके बारे में फुसफुसा रही थीं। और इसे और भी बेहतर बनाने के लिए ये कोई भी लड़कियां नहीं थीं, ये अपर क्लासमैन थीं। मानो ये कम सरप्राइजिंग था, उसके टीचर्स भी, जो आमतौर पर कहीं और होना ज्यादा पसंद करते थे, उसे देखकर एक्साइटेड लग रहे थे। जहां तक लड़के की बात थी, वो उस लड़की को बचाने के बाद चीजें जैसी हो गई थीं, उनसे खुश नहीं था। ऊपर से एक और चीज उसे परेशान कर रही थी। और हाँ, जैसा कि उसे डर था, उसकी क्लासरूम में भी वैसी ही स्थिति थी। हर कोई पिछले दिन की घटना के बारे में बात कर रहा था कि कैसे उसने उस आदमी को पीटा और उस लड़की को बचाया। जैसे ही वो अपनी कुर्सी पर बैठने वाला था, उसका एक फैन बॉय उसे पुकारा, कहकर कि उसने सब देखा है और हैरान है कि वो इतने कूल मूव्स कैसे कर सकता है। लड़के की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठीं जब उससे पूछा गया कि क्या वो खुद उन मूव सीखना चाहता है। लेकिन हाँ, बिना पंचिंग बैग के कोई क्लास पूरी नहीं होती, और उनकी क्लास में भी एक पंचिंग बैग था जो इस सब ध्यान को देखकर खुश नहीं था और लड़के से कहने लगा कि वो शो ऑफ बंद करे। फिर ना जाने कहां से उसने लड़के की डेस्क पर कुछ पटक दिया। उसे ऐसा करते देख लड़के ने शांति से पूछा कि क्या उसे उससे कोई काम था, और वो चश्मे वाला, जिसे साफ तौर पर यह पता नहीं था कि वो किसी टिकिंग टाइम बॉम्ब को छेड़ रहा है, ने कहा कि वो अपना कल का होमवर्क दे। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि लड़के ने सच में होमवर्क किया था। मेरे ठीक ही उसने उसे होमवर्क दे दिया ताकि वो परेशान करना शुरू करे। लेकिन उसकी हैरानी के लिए उस बेवकूफ ने सबके सामने पूरा होमवर्क 2 हिस्सों में फाड़ दिया।
वो वापस डेस्क पर पटक दिया गया और कहा गया कि उसे तुरंत पूरा होमवर्क फिर से करना होगा। यहाँ तक कि वो गंजा भी उछल पड़ा और चिल्लाया, लेकिन लड़के ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया और वापस लड़के की तरफ मुड़ा, कहकर कि उसके पास स्कूल खत्म होने तक समय है होमवर्क फिर से करके जमा करने का। तब तक गंजा पूरा अपना आपा खो चुका था और उछलकर चिल्लाने लगा कि क्या वे उससे लड़ना चाहते हैं, लेकिन नंबर 1 चमचे ने उसे तुरंत चुप करा दिया, याद दिलाते हुए कि वो बस एक पिपस्क्वीक है, उसे अपना मुंह बंद करके वही करना था जो कहा गया। और भी शॉकिंग, लड़के ने सच में उससे शांत रहने को कहा और कहा कि वो इंस्ट्रक्शंस मानने को तैयार है, पर एक शर्त थी, उस चश्मे वाले कमीने को अभी जो उसने किया था उसके लिए माफी मांगनी होगी। वो बेवकूफ अभी भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था और पूछा, माफी किस बात के लिए? तब लड़के ने उसे वही चीज उसके चेहरे पर पटका, कहकर कि उसे अपने एटीट्यूड के लिए माफी मांगनी होगी। उस चमचे को यह पसंद नहीं आया कि वह अपने टॉप बनाना के साथ ऐसा बिहेव कर रहा था, और एक लॉयल मिनियन होने के नाते उसने खुद को लड़के के गुस्से का शिकार बनाने का फैसला किया। जैसे ही उसने घूंसा मारा, उसके मुकाबले में उसकी मुट्ठी सिर्फ हवा से टकराई। गुस्से में वो फिर से मारने को मुड़ा, लेकिन तब तक एक और फीमेल स्टूडेंट कमरे में आ चुकी थी और ठीक समय पर उसने अपना हाथ घुमाया। लड़के ने डॉज किया और वो कमीना सीधे उस बेचारी लड़की की तरफ गया, जिसे बिल्कुल पता नहीं था क्या हो रहा है। तेजी से एक्शन लेते हुए लड़के ने पोटेंशियल वाइफू को आखिरी पल में बचा लिया, पर अंदाजा लगाओ क्या, उस कमीने ने फिर भी लड़की के चेहरे पर खरोच लगा दी। और किसी के चेहरे पर मारना ये मौत के सजा का लायक क्राइम है, और मौत ही वो थी जो लड़का परोसने की तैयारी कर रहा था। अपने गुस्से में उसने उस कमीने को उसी हाथ से पकड़ा जिससे उसने लड़की को मारने की कोशिश की थी। एक क्विक ट्विस्ट और उसने उसके पूरे हाथ को सॉकेट से डिसलोकेट कर दिया। अगली चीज जो सबने देखी वो ये थी कि वो मसल हेड जमीन पर बैंशी की तरह चीख रहा था। और हाँ, उस चश्मे वाले बेवकूफ को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उसके चमचे के साथ ऐसा हुआ और उसने एक कुर्सी उठा ली, पर उससे पहले कि वह उसे घुमाने का मौका पाता, लड़के ने एक लात मारकर उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। पर वो रुका नहीं, उसने उस बेवकूफ को उसकी गर्दन से पकड़ा और उसे अपने सामने इतना बड़ा बनने की तैयारी करने लगा। तभी एक आवाज हवा में गूंजी, उसे रोकने को कहते हुए। ये शिक्षकों में से एक थी जिसने अपराधी के बजाय लड़के को स्कूल में वायलेंस का इस्तेमाल करने के लिए डांटना शुरू किया। वो बेचारी वाइफू समझाने की कोशिश कर रही थी कि असल में क्या हुआ था, लेकिन उस आदमी ने उसे बीच में काट दिया और लड़के से कहा कि वह डिसिप्लिनरी ऑफिस जाए। कुछ पल बाद लड़का उस जगह पहुंचा जहां वही मोटा आदमी उसका इंतजार कर रहा था। इसे देखकर कि कैसे वह सब जानने के बावजूद उसे पूरी घटना के लिए दोषी ठहरा रहा था, लड़के ने उस आदमी से पूछा कि क्या उसे सिर्फ वहीं लेटे रहना चाहिए था और जवाब के बदले मार खानी चाहिए थी। उस आदमी ने कहा कि उसके पिता एक बड़े आदमी हैं, इतने बड़े कि प्रिंसिपल भी उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करता। उसने लड़के को समझाया कि इस उम्र में बच्चे गर्म खून के होते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान को सहना पड़ता है और ये उन्हीं में से एक मौका था। उसने कहा कि लड़के को उसके लिए एक रिफ्लेक्शन लिखना होगा और फिर जा सकता है। गुस्से में लड़के ने अभी के लिए उसकी बात मान ली और वापस क्लास में आ गया, लेकिन उसकी हैरानी के लिए हर कोई उसे चीयर कर रहा था जैसे वो कोई हीरो था। यहाँ तक कि पोटेंशियल वाइफू भी उसके लिए पानी लाई और थैंक यू कहा। पर हाँ, एक लड़का था जो इतना ध्यान देखने से खुश नहीं था। वो बेवकूफ इस बात से एनरेज्ड था कि हर कोई लड़के को हीरो की तरह ट्रीट कर रहा था। गुस्से में उसने चश्मे वाले की तरफ मुड़कर पूछा कि क्या उसे कुछ लड़कों को इकट्ठा करना चाहिए और स्कूल के बाद उसे सबक सिखाना चाहिए, पर चश्मे वाले ने उसे ऐसा ना करने को कहा। इस पर वो आदमी हैरान हुआ और पूछने पर उसने बताया कि उसके दिमाग में कुछ बेहतर था। इसी के साथ उसने अंकल जाओ नाम के किसी व्यक्ति को फोन किया। पता चला कि वह पमीना लड़के को किसी ऐसी चीज के लिए फंसाने की कोशिश कर रहा था और उसे जुवेनाइल डिटेंशन में बंद करवाना चाहता था। अगले दिन लड़के को अपने गंजे दोस्त को मार्शल आर्ट सिखाते देखा गया। जहां तक उस ग्रेमलिन की बात थी, वो इधर उधर कूद रहा था, लड़के को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी एक लड़की क्लासरूम के बाहर आई और तुरंत सबका ध्यान खींच लिया। ये वही पर्पल बालों वाली लिंसी थी जो लड़के से पूछने आई थी। पर एक छोटी सी समस्या थी, कॉरिडोर टीनेज लड़कों से भरा था, तो उसके सवाल का जवाब देने की बजाय हर कोई उसकी जांघों को घूर रहा था। लेकिन उसकी खुशकिस्मती से उसने लड़के को देख लिया। उसने हाथ हिलाया, इंगित करते हुए कि वो बात करना चाहती है, और लड़का साफ तौर पर अधिक ध्यान आकर्षित करने के मूड में नहीं था, हिचकिचाया। पर उसका फेथफुल साइड किक उसे धक्का देकर बोला कि मौका मत गंवाना। कुछ पल बाद दोनों कॉरिडोर में बाहर थे जब लड़की ने बिना हिचकिचाए लड़के को आज रात अपने घर आमंत्रित किया। पर पता चला कि लड़का लकी नहीं था। उसके पिता उससे मिलना चाहते थे ताकि उसकी जान बचाने के लिए व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद दे सकें। और शॉकिंग बात, वो लिन जेनबैंग की बेटी थी, ईस्टर्न थिएटर कमांडर, एक ऐसा व्यक्ति जिससे लड़का थोड़ा ज्यादा ही परिचित था।
पता चला कि उसका पिता सबसे कम उम्र में से था जिसने मेजर जनरल का रैंक पाया था और सेना में उभरता हुआ लीडर था, पर अज्ञात कारणों से उसने कथित तौर पर पावर कोर से दूरी बना ली थी। जहां तक लड़के की बात थी, उसने कार्ड लिया पर लड़की से कहा कि कमांडर को उसका मैसेज दे दे कि बुराई को खत्म करना उसका फर्ज था, इसलिए उन्हें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। क्लासरूम लौटते ही पहला सवाल था लड़की ने क्या कहा, और लड़का मूड में ना होते हुए मजाकिया अंदाज में बोला उसके पिता चाहते थे कि वो उससे शादी कर ले, जैसे उसे उस पर यकीन होगा। तभी उसने देखा कि वही चश्मे वाला बेवकूफ वापस आ गया जो कह रहा था कि उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया था। कुछ पल बाद लड़का कमरे में घुसा और बिना किसी चेतावनी के वो आदमी सीधा लड़के पर चिल्लाने लगा, उसे एक स्टूडेंट की हत्या करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए। पता चला कि वो मसल हेडेड इडियट जिसका हाथ उसने डिसलोकेट किया था ने फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें दावा था कि उसे घटना के दौरान गंभीर सिर की चोटें आई थीं। लड़का इससे यकीनन हैरान था, कह रहा था कि स्याही भी ठीक से नहीं सूखी थी और पूछा कि क्या वो सच में उम्मीद कर रहा था कि वो यकीन कर लेगा कि ये जाली नहीं है। पर वो आदमी पीछे नहीं हट रहा था। वो डेस्क पर हाथ पटका और पूछा कि क्या लड़का हॉस्पिटल रिपोर्ट पर सवाल उठा रहा था। लड़के ने कहा कि अगर उसे इतनी चिंता है तो उन्हें हॉस्पिटल जाकर व्यक्तिगत रूप से देखना चाहिए कि क्या ये उसकी वजह से हुआ था या वे अपने ट्रैक्स ठीक से कवर नहीं कर पाए। उसने आगाह किया कि वो जानता था कि वो क्या कर रहा है और बेहतर होगा कि वो खुद को इस मामले में शामिल न करे, क्योंकि उस पंख के पिता के पास भी इतनी शक्ति नहीं थी कि वो सिर्फ एक हाथ से पूरे आसमान को ढक सके। इसका असर हुआ, वो आदमी हकलाने लगा, अनश्योर कि अब लड़के से क्या कहे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और दो शेडी दिखने वाले पुलिस ऑफिसर्स आए, लड़के को इरादतन असॉल्ट के आरोप में गिरफ्तार करने। कोई और विकल्प न देखकर लड़के ने उनके साथ जाने का फैसला किया और देखा कि ये कहां तक जाता है। पर वो कमीना स्वयं बाहर उसका इंतजार कर रहा था, अपने संतुष्ट चेहरे को छिपाने का भी प्रयास नहीं कर रहा था। वो पूरा यकीन था कि लड़का वापस नहीं आएगा। उसने सब कुछ अपने पीछे होने की बात कबूल कर ली थी और लड़का इस खेल से एक्साइटेड था, क्योंकि एक बात वो बेवकूफ जानता न था, इस लड़के ने अपनी पिछली लाइफ में ऐसे पंक्स को नाश्ते में खाते देखा था। कुछ ही मिनटों बाद लड़का इंटेरोगेशन रूम में बैठा देखे गया, जहां ऑफिसर ने एक कन्फेशन पेपर उसके सामने रखा और उस पर साइन करने की मांग की। लड़के ने कहा कि उनके लिए बेवजह की बातों पर समय बर्बाद करने की बजाय उन्हें हान चांग के फोन में ट्रांसफर रिकॉर्ड्स चेक करने चाहिए, और एक बात साफ कर दी, जब तक उसका लॉयर नहीं आता वो एक शब्द भी नहीं बोलेगा। पर उसके पास समय था तो उसने उन बेवकूफों के साथ खेलना शुरू कर दिया। कैमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसे पता है ये लोग वैसे भी काम नहीं कर रहे। आखिरकार उनके पास उसके लिए अरेस्ट वारंट भी नहीं था और उनकी यूनिफॉर्म्स भी नियमों के खिलाफ थीं। उन्होंने कोई आईडी नहीं दिखाई और प्रोसीजरल एरर्स हर जगह थे। उनके इंटेरोगेशन मेथड्स भी एमेचरिश थे। ये सब सुनकर अफसर सच में हिल गए और सोचने लगे कि क्या उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से पंगा ले लिया था जिससे नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ये लड़का उनके सिस्टम के सभी इन्स एंड आउट्स जानता था। ये सुनकर लड़के ने कहा कि वे अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाएं, कोई ऐसा जो असली में रूल्स जानता हो। तभी कमरे में एक आदमी आया, पुलिस चीफ जिसका नाम डॉन ली था। उस कमीने ने लड़के से कहा कि रूल्स सब पर लागू नहीं होते और बताया कि उसकी गलती उन लोगों से पंगा लेना था जिनसे उसे नहीं लेना चाहिए था। उसने लड़के से कहा कि पेपर पर साइन कर दे और अगर सहयोग किया तो सजा से 3 साल कम कर देगा। पर लड़का टस से मस नहीं हुआ और बस कहा कि वो बहुत ज्यादा चापलूसी कर रहा है। उसने कहा कि वो डेप्यूटी चीफ से ज्यादा कुछ नहीं, जो सीढ़ी चढ़ने के लिए बेताब था, और अगर ऐसे ही ऊपर चढ़ता रहा तो देर सवेर वो धड़ाम से गिरेगा। ये बात उस आदमी के लिए बुरी थी। उसने अपना आपा खो दिया और लड़के को चेतावनी दी कि अगर उसने सोचा कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा तो वो आग से खेल रहा था। तभी उसने एक चमचे की आवाज सुनी कि उसे एक कॉल आया है। पूछने पर वो आदमी हैरान रह गया कि कमांड HQ से कॉल कर रहा था। हाँ, इसके पीछे वही लड़का था। उसने उस पसीना पसीना हुए बेवकूफ से कहा कि जाकर कॉल ले, क्योंकि वो वैसे भी कहीं नहीं जा रहा था। लड़के का एक्सप्रेशन देखकर उस बेवकूफ को अंदाजा हो गया था कि अब मामला उसके हाथ से निकलने वाला है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने फोन उठाया और सामने से पहली आवाज आई, तुरंत उस लड़के को छोड़ दो। फिर भी वो मूर्ख बात समझ नहीं पाया और रूल्स की रट लगाने लगा। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, 2 आर्मी ऑफिसर उसके ऑफिस में धड़ाम से घुस आए। पता चला कि चेहरे पर कटमार्क वाला वो आदमी लिन जनबैंग का आदमी था, जो खुद लड़के को लेने आया था। उधर मोटे बंदे ने ऑफिस में ऐसे घुसने पर आपत्ति जताने की कोशिश की, क्योंकि ये साफ तौर पर प्रोसीजर के खिलाफ था। लेकिन अगली चीज जो उसने देखी वो उसकी कनपट्टी पर लगी बंदूक थी, और हाँ, उस आदमी ने साफ कह दिया वो बस ऐसे ही काम करता है।
अगला सीन, दोनों इंटेरोगेशन रूम में दाखिल हुए, जहां लड़का बिल्कुल स्वैग में एकदम दादा स्टाइल में टेबल पर बैठकर उनका इंतजार कर रहा था। वो आदमी अभी भी उस मोटे पर आग बबूला था। उसने पूछा कि बिना प्रॉपर रीजन इस लड़के को पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई। क्या वो कर्नल लिन के बंदे से पंगा लेकर अपनी खैर खुद खोद रहा था? असल में लड़का उनसे पहले ही सब समझ चुका था। जिस पल वो चश्मे वाला कमीना आया, उसे सीन समझ आ गया था। इसलिए उसने अपने छोटे साइड किक को खिले ही बोल रखा था, अगर वो कुछ मिनट में वापस ना आए तो उस नंबर पर कॉल कर देना। और अब जब गलती चश्मे वाले ने पहले की थी, पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। तभी ही चांगशान शांत होकर पेपर लेकर आया, मोटे आदमी के सामने रखे और बोले, साइन करो और लड़के को छोड़ो। उसने बिना टाइम वेस्ट किए साइन कर दिए। लिन परिवार और मिलिट्री के सामने चश्मे वाला और उसका बाप लिटरली कुछ नहीं थे। इसलिए अकलमंद बनकर उसने साइड्स बदल ली और लड़के की चमचागिरी शुरू कर दी। कुछ देर बाद तीनों आर्मी व्हीकल में बैठे लौट रहे थे। अंदर ही चांगशान से सुना रहा था कि बंदूक तो खाली थी, कोई गोली थी ही नहीं, तो कोई रूल ब्रेक नहीं हुआ। और हाँ, अगर सब चुप हैं तो किसी को भनक भी नहीं लगेगी। फिर उसने लड़के को धन्यवाद दिया कि उसने उनके कमांडिंग ऑफिसर की बेटी को बचाया। लड़का कूल टोन में बोला, तुमने भी मुझे बचाया, हिसाब बराबर। आदमी मुस्कुराया और बोला कि उसने सुना है लड़का अपनी उम्र से ज्यादा टैलेंटेड है, तो उसने सोचा खुद टेस्ट कर ले। उसने लड़के की कलाई पकड़कर कसने लगा। लड़के ने स्मार्क करते हुए पूछा, यही टेस्ट लेने का प्लान है क्या? जवाब साफ था, हाँ। बिना वार्निंग के आदमी हमला करने ही वाला था, लेकिन लड़का आखिरी सेकंड में हट गया और पंच मारा। आदमी भी फुर्तीला था, उसने डॉज कर लिया। ड्राइवर ने टोक दिया कि आगे मिलिट्री पेट्रोल है, शांति से बैठो। आदमी ने शुक्रिया कहा, वरना उन्हें फिर से रिपोर्ट लिखने लगवा देते। लड़का भी अंदर से हंसा। अब वो मिलिट्री में तो था नहीं, पर रिपोर्ट वाली फीलिंग अभी भी अटकी थी। कुछ ही देर में वो जगह आ गई। ड्राइवर ने कहा, आप ऊपर चले जाओ, और खुद पीछे ही रुक गया, क्योंकि सच कहें तो लड़के को संभालना उसके बस का नहीं था। उसका पूरा शरीर दर्द हो रहा था। पीछे वाला सिपाही भी हक्का बक्का, क्योंकि बहुत कम लोग उसे इस हालत में कर पाते थे। लड़का अंदर गया और उस बड़े आदमी के सामने बैठ गया। उसने धन्यवाद कहा तो उस आदमी ने उल्टा बोला, मुझे शुक्रिया कहना चाहिए, तुमने मेरी बेटी बचाई। लड़का फिर उसी टोन में बोला, किसी की जान बचाना मेरा काम है। वो आदमी इंप्रेस हो गया कि ये बंदा चाकू लिए गुंडे के सामने बिना सोचे कूद गया था। तभी उसने टेबल के नीचे से कुछ टॉप सीक्रेट फाइलें निकाली, चश्मे वाले और उसके बाप के बारे में। उनके शेडी काम, इल्लीगल प्लान्स सब काफी समय से निगरानी में थे, और वो दोनों अपनी पहचान और कनेक्शंस का गलत इस्तेमाल करके पावर बढ़ा रहे थे। आदमी ने बोला कि जल्द ही उनका गेम खत्म कर देंगे, और आज जो कुछ हुआ उसका बदला भी ले लिया जाएगा। लेकिन लड़के के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसकी पिछली टाइमलाइन में इसी वक्त ये बड़ा आदमी गिरफ्तार हुआ था, पर करीब 6 मिलियन रिश्वत का पैसा गायब हो गया था, और 2004 में यंग फैमिली एस्टेट के खंडहरों में मिला था। इन बातों को याद कर लड़का मुस्कुराया। आदमी ने पूछा, क्या सोच रहा है? और लड़का मन ही मन प्लान बना चुका था। वो उनकी हवेली में घुसकर उनकी नाक के नीचे से पूरा पैसा उठाने वाला था। रात का सीन, और लड़का रेडी था, एक सस्ती चोर वाली ड्रेस, ऊपर अजीब सी टोपी, ताकि अपना बड़ा सा सिर छुपा सके। और फिर क्लासिक स्टेल्थ मिशन के अंदाज में वो दबे पांव घर से बाहर निकलने लगा। तभी उसकी नजर सोफे पर सो रही अपनी माँ पर पड़ी। रात को देर तक हॉरर फिल्म देखते देखते उन्हें वहीं झपकी आ गई थी। लेकिन असली मजा तो तब आया जब सपने में भी वो बड़बड़ाती रही। उसने सुना माँ कह रही थी कि उसे और उसके पिता को हमेशा बेवकूफी करने और परेशान करने के लिए उनके पैर तोड़ने पड़ेंगे। लेकिन अपार्टमेंट से निकलते वक्त उसने माँ को कहते हुए भी सुना कि स्कूल के बाद जल्दी घर वापस आ जाना। और ये सुनकर लड़का मुस्कुरा दिया। उसने सोचा कि माँ वास्तव में उसकी कितनी परवाह करती हैं। आगे बढ़ते हैं। वो आखिरकार यांग परिवार के विला के बाहर पहुंच गया, जहां चारों ओर सिक्योरिटी कैमरों का जाल बिछा हुआ था। लेकिन किसी तरह वो उन सब से बच निकलने में कामयाब रहा। अपनी पोजीशन लेने के बाद उसने अपनी घड़ी में टाइमर सेट किया और एक निंजा की तरह अंदर छलांग लगा दी। अंदर सुरक्षाकर्मी उम्मीद से कम थे। अपने पिछले जीवन की यादों को ताज़ा करते हुए उसे याद आया कि पैसा यार्ड में रखे किसी पुरानी सजावट के सामान में छिपा हुआ था। पर वो कौन सी सजावट थी ये साफ याद नहीं था। इसलिए उसने पूरे इलाके को स्कैन करना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी रकम के लिए सजावट भी बड़ी ही होनी चाहिए थी। तभी उसकी नजर दूर एक फव्वारे पर पड़ी और उसे लगा कि शायद यही वो चीज हो सकती है जिसकी उसे तलाश थी, क्योंकि न सिर्फ वो कैश छिपाने के लिए काफी बड़ा था, बल्कि रात के इस पहर में भी उसका चालू होना अजीब था। जैसे ही वो फव्वारे को स्कैन कर रहा था, अचानक एक गार्ड गश्त के लिए वहां आ पहुंचा। गार्ड फव्वारे के पास पहुंचा ही था कि उसे अपने आसपास कुछ हलचल महसूस हुई। वो तुरंत पूरी तरह अलर्ट हो गया। उसे लगा कि विला में कोई घुस आया है। लेकिन जब उसने करीब से देखा तो वो महज एक सफेद रोएंदार बिल्ली थी।
ज्यादा न सोचते हुए उसने वापस जाने और आराम करने का फैसला किया। गार्ड के जाते ही बिल्ली ने पानी में कुछ हलचल देखी और फिर उसमें से हमारा हीरो बाहर निकला, पूरी तरह भीगा हुआ, बहुत ज्यादा परेशान और हाथों में कैश से भरे बैग जकड़े हुए। पता चला कि पैसा फव्वारे के अंदर एक हिडन चेस्ट में रखा था और उसे इतनी जल्दी ये मिल गया, ये उसकी खुशकिस्मती थी। लेकिन एक और समस्या थी, 6 मिलियन कैश उसकी सोच से कहीं ज्यादा था, जो उसके बैग में फिट नहीं हो सकता था। तभी उसे दूर कुछ दिखाई दिया और उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। अगले पैनल में वो ट्रॉली पर सारा कैश लादकर विला से इत्मीनान से बाहर निकलता दिखा। कोई कैमरा नहीं, कोई गार्ड नहीं, बस एक लड़का एक उच्च अधिकारी के घर से 6 मिलियन कैश लेकर आराम से जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक कार पूरी रफ्तार से उसकी तरफ आ रही है और किसी वजह से वो ठीक उसके पीछे आकर रुक गई। ये यांग तियानली था, जो दोस्तों के साथ लंबी पार्टी के बाद घर लौट रहा था और पूरी तरह नशे में लग रहा था। सबसे पहले उसने कैश के ढेर को कचरा समझकर लात मारी और हमारे हीरो को सबके सामने बेवकूफ बनाने के लिए गालियां देने लगा। लेकिन फिर वो अचानक रुका और करीब से देखने पर पाया कि बैग के अंदर कचरा नहीं बल्कि पैसे थे। इतने में हमारा लड़का चुपके से उसके पीछे पहुंचा और उसकी गर्दन पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उसने उसे कचरा कहा। ऊपर से ये एक नाबालिग था जो बिना लाइसेंस के और शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। इस बात ने उसे और भी गुस्सा दिला दिया, क्योंकि ये बिगड़े रईसजादे का सटीक उदाहरण था। तो एक पार्टिंग गिफ्ट के रूप में उसने उसे एक सबक सिखाने का फैसला किया। उसने उसका सिर उठाया और हाथ में चाकू लेकर उसे एक नया हेयर कट देना शुरू किया, जो उसकी बिगड़ी हुई शख्सियत पर पूरी तरह से जचता। और देखते ही देखते उसका काम खत्म हो गया। अगली सुबह और अंदाजा लगाओ, वो बिना किसी घटना के घर वापस पहुंच गया, क्योंकि उसकी माँ दरवाजा खटखटा रही थी, उसे उठने के लिए कह रही थी। लेकिन पूरी रात बाहर रहने के कारण वो थका हुआ था, इसलिए उसने कहा कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उम्मीद की माँ इस बारे में ज्यादा जोर नहीं देंगी। महिला ने कहा कि जब वो उठे तो नाश्ता कर ले, क्योंकि आज वो मंदिर जा रही थी प्रार्थना करने। वजह पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्हें लगता है कि उनके घर में भूत का साया है, क्योंकि उन्हें उनकी किचन का चाकू किसी के बालों से सना हुआ मिला और साथ ही दरवाजे पर फर्श पर पानी के पोखर भी थे और उन्हें पूरा यकीन था कि ये सब किसी भूत का काम है। हाँ, खुद भूत को भी समझ नहीं आया कि वो इस बात का क्या जवाब दे, इसलिए वो बस चुप रहा, जबकि उसकी माँ अपने अंधविश्वासों के बारे में लगातार बोलती रही। अगले दिन वही सिक्योरिटी गार्ड वापस हवेली की तरफ जा रहा था, जब अचानक उसे गेट के बाहर एक शराबी भिखारी सोया हुआ दिखा। ये सोचकर कि वो गेट में घुसने वाला कोई है, उसने आदमी को लात मारी और चिल्लाकर उसे जगाया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो जिसे लात मार रहा था वो असल में उस घर के मालिक का बेटा था। उस पर नजर पड़ते ही वो घबरा गया, माफी मांगते हुए पूछने लगा कि वो इस तरह सड़क पर क्यों सो रहा है। अंदाजा लगाओ, उसे खुद भी याद नहीं था कि क्या हुआ था और वो पिछली रात की घटनाएं याद करने की कोशिश करने लगा। तभी उसे अपने सिर में कुछ अजीब लगा। नीचे देखने पर उसने सड़क पर अपने ही बाल बिखरे हुए देखे। हाँ, उसे एहसास हुआ कि पिछली रात किसी ने हिंसक तरीके से उसकी हजामत कर दी थी। लेकिन सवाल था, इतनी हिम्मत किसकी हुई कि वो उसके साथ ऐसा कर सके। उसे कोई परवाह नहीं थी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, चिल्लाया कि वो अपने पता से कहकर उसे जान से मरवा देगा। काश उस बेवकूफ को पता होता कि जिसे वो ढूंढ रहा था वो कोई और नहीं, वही लड़का था जिसे उसने जेल भेजने की कोशिश की थी। इसके साथ वो अपने घर की ओर भागा, अपने पिता को चिल्लाकर कहने लगा कि जिसने उसके साथ ऐसा किया है उसे ढूंढ निकालो। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा वो जमे रह गया। अंदाजा लगाओ, उसके पिता पहले से ही हथकड़ियों में थे, जिन्हें 2 अधिकारी घर से बाहर ले जा रहे थे। लड़के ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पूछा कि ये लोग कौन हैं और उसके पिता को कहां ले जा रहे हैं। तभी उसने अधिकारियों में से एक को समझाते हुए सुना कि वे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से हैं और उसके पिता को गंभीर उल्लंघनों के संदेह में गिरफ्तार करने आए हैं। वो लड़का हक्का बक्का रह गया, उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करे या क्या कहे। जहां तक उसके पिता की बात थी, उन्होंने कहा कि अब उन्हें बचाया नहीं जा सकता और खुद का ध्यान रखने को कहा, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वो अब वापस नहीं आ पाएंगे। दूसरी तरफ हमारा हीरो, जो हर गुजरते दिन के साथ एक निर्दयी किलिंग मशीन से एक नींद से भरे स्ट्रैटेजिस्ट में बदल रहा था, क्लास में ऊँघ रहा था।
तभी उसका साइडकिक खबर लेकर आया कि यांग तियानली के पिता गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन जब लड़की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो साइडकिक को आश्चर्य हुआ और उसने वजह पूछी। खैर, वजह ये थी कि उसका खुद का हाथ इसमें था। लेकिन उसने साइडकिक को उपदेश दिया, अगर तुम बहुत बुरे काम करते हो तो तुम्हें आखिरकार उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। फिर उसने उसे चलते बनने को कहा क्योंकि वो थका हुआ था। इस पर साइडकिक ने पूछा कि वो पूरी रात क्या कर रहा था जो इतना थका लग रहा है। ऊपर से उससे अजीब बदबू भी आ रही थी। सवालों से परेशान होकर लड़के ने बस इतना कहा कि वो पिछली रात मछली पकड़ने के लिए नदी में गोताखोरी करने गया था। कुछ घंटों बाद उसे वापस घर जाते हुए देखा गया और उसने हर जगह हाल की घटना के बारे में फैलती खबरें सुनी। इस बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया क्योंकि उसके दखल की वजह से वो आदमी समय पहले गिरफ्तार हो गया। ऊपर से जो पैसा उसने चुराया था वो कभी उसके लिए नहीं था और उसने सोचा कि क्या ये सारी घटनाएं कुछ ट्रिगर करेंगी और मूल टाइमलाइन को बदल देंगी। लेकिन इस बारे में ज्यादा ना सोचने का फैसला करते हुए उसने 6 मिलियन पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया और सोचा कि उसे कहां खर्च करना चाहिए। फिलहाल उसका मुख्य उद्देश्य अभी भी उन लोगों से बदला लेना था जिन्होंने उसे धोखा दिया था। लेकिन समस्या ये थी कि उस आदमी से मुकाबला करने के लिए फौज खड़ी करने के लिए 6 मिलियन कहीं से भी काफी नहीं था। उसने सोचा कि उसे कुछ स्थिर इनकम बनाने के लिए उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि एक इमारत खरीदकर उसे किराए पर देना। लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया क्योंकि इससे बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित होगा। एक गरीब लड़का अचानक कहीं से आता है और लाखों की इमारत खरीद लेता है। ये सब उसके दिमाग में चल ही रहा था कि वो एक अंधेरी गली में लड़खड़ाते हुए पहुंचा जहां कुछ गुंडे किसी आदमी को किसी वजह से पीट रहे थे। पता चला कि ये लूटपाट थी, लेकिन चूंकि हमारे हीरो को इससे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उसने उनके काम खत्म होने तक इंतजार करने का फैसला किया ताकि वो वहां से जा सके। लेकिन तभी उसने उस आदमी का चेहरा देखा और ठहर गया क्योंकि ये वही मोटा अधिकारी था जिसने कुछ समय पहले उसे जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में बंद करने की कोशिश की थी। अजीब इत्तेफाक, वो अपने काले धन यानी डर्टी मनी को कहीं इन्वेस्ट करना चाहता था और उसे पुलिस विभाग का एक भ्रष्ट डायरेक्टर दिन दहाड़े पिटता हुआ मिल गया। जब वो अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है, एक बेवकूफ सी टोपी पहने एक गुंडे ने बढ़ चढ़कर काम किया और बिना किसी झिझक के सीधे आदमी की गर्दन पर एक लोहे का पाइप मार दिया और वो आदमी पूरी तरह बेहोश होकर जमीन पर धड़ाम से गिर गया। हाँ, भागने के बजाय वो बेवकूफ सोचने लगा कि क्या उस एक वार से आदमी मर गया या नहीं। ऐसे होते हैं बेवकूफ अपराधी। उस बेवकूफ टोपी वाले आदमी ने पक्का करने के लिए उसे एक बार और देने की तैयारी की। तू आ गया क्या? लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, उसने अपनी ओर कुछ भागते हुए देखा। इससे पहले कि उसे कुछ समझ में आता, उस लड़के ने हवा में छलांग लगाई और उसे इतनी जोर से लात मारी कि वो वहीं जमीन पर बिछ गया। हाँ, बाकी बेवकूफ अपने साथी का ये हाल देखकर खुश नहीं लगे। जहां तक उस आदमी की बात थी, वो अभी भी जिंदा था और उसने देखने के लिए ऊपर देखा कि ये कौन है और हैरान रह गया ये देखकर कि ये हमारा हीरो था। कुछ ही मिनटों बाद लड़का बाकी गुंडों से निपट चुका था तो वो आदमी के पास पहुंचा, उसका हालचाल लिया और पूछा कि उसके जैसा आदमी ऐसी जगह क्या कर रहा है। आदमी ने बताया कि वो एक अंडरकवर इंस्पेक्शन पर था, इसी वजह से वो इस स्थिति में फंस गया। लेकिन सवाल था, वो ऐसी जगह अकेले क्यों आया जबकि सबको पता था कि ये इलाका परेशानियों से भरा रहता है। इस पर आदमी ने लड़के को अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रखने की पेशकश की ताकि इन इंस्पेक्शंस के दौरान उसका साथ देने के लिए कोई हो। लेकिन जाहिर है लड़के ने मना कर दिया और जाने की तैयारी करने लगा। तो आदमी ने धन्यवाद के तौर पर उसे अपनी कार से उसके घर छोड़ने की पेशकश की। आगे बढ़ते हैं और दोनों को लड़के के घर की ओर जाते देखा गया। आदमी उन गुंडों के बारे में शिकायत कर रहा था क्योंकि उन्होंने उसे आसानी से नहीं छोड़ा था। उसने लड़के को जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया, वरना वो शायद अभी अस्पताल के बिस्तर पर होता। लेकिन लड़के को इसकी परवाह नहीं थी और उसने आदमी को याद दिलाया कि पुराने जिले की सिक्योरिटी में एक बड़े सुधार की जरूरत है। आदमी सहमत हुआ, लेकिन उसे याद दिलाया कि ऑफिसर लिन की इजाजत के बिना वे कुछ नहीं कर सकते। लड़के ने कहा कि उसे इस बारे में पता है, लेकिन वो आदमी दूसरे कामों में बहुत व्यस्त है, इसलिए उन्हें चीजों को खुद संभालना होगा।
ऊपर से उसने आदमी को बताया कि अगर वो करियर में आगे बढ़ना चाहता है तो वो सिर्फ अंडरकवर इंस्पेक्शंस पर निर्भर नहीं रह सकता, उसे अपनी बड़ी उपलब्धियां चाहिए, जिसका मतलब है रिस्क लेना। उलझन में आदमी ने पूछा कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और लड़के ने जवाब दिया कि उसके पास अमीर बनने का एक रास्ता है और वो एक भरोसेमंद पार्टनर की तलाश में है। आदमी अभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया। उसने पूछा कि उसके दिमाग में क्या है, और लड़के ने उसे पूरब के एक पुराने जिले के बारे में बताया जिसे जल्द ही गिराया जाने वाला है। इस बात ने आदमी को हैरान कर दिया, क्योंकि उसे भी इसके बारे में पता नहीं था। इसके अलावा अगर वे उस खबर के सार्वजनिक होने से पहले वहां जाकर कुछ इमारतें खरीद लेते हैं तो वे बहुत बड़ी दौलत कमा सकते हैं। लेकिन फिर पैसे की समस्या थी। उस जगह को खरीदना आसान नहीं होगा, और सही कनेक्शंस के बिना वे वैसे भी ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। लड़के ने कहा कि वो पैसे या कनेक्शंस की चिंता न करे, क्योंकि वो उन दोनों चीजों को संभाल सकता है। उसे तो बस एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो अंदरूनी परेशानियों से निपट सके और ये सुनिश्चित करे कि कागजों पर सब कुछ साफ सुथरा दिखे, और वो इस काम के लिए एकदम सही आदमी है। तो लड़के ने पूछा क्या उसे ये ऑफर मंजूर है। आदमी ने जरा भी नहीं हिचकिचाया और कहा कि वो शामिल है, लेकिन फिर भी वो उत्सुक था, इसलिए उसने पूछा कि उसे ऐसी बात पता कैसे चली। लेकिन लड़के ने बस जवाब दिया कि ये एक सीक्रेट है। अगले दिन लड़का अपने साइडकिक के साथ बात करने में व्यस्त था, जबकि बाकी क्लास सेल्फ स्टडी कर रही थी। तभी उसने अचानक एक अजीब दिखने वाले व्यक्ति को उनकी ओर आते देखा। अंदाजा लगाओ, ये वही पूर्व का ऊंची आवाज वाला गुंडा था जो सबके आश्चर्य के लिए हमारे हीरो के सामने घुटनों पर बैठ गया, आखिरकार अपनी सही जगह पर आने के बाद। और वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो हमारे हीरो से भीख मांगने आया था कि वो उसके पिता को लिन फैमिली से बचा ले। उसने कहा कि वो जानता था कि हमारे हीरो के ही उनके साथ असली कनेक्शंस हैं, और बदले में उसने कुछ भी करने का वादा किया। हाँ, हर कोई सामने के दयनीय दृश्य को देखकर खुश नहीं था, और हर कोई उस कभी ऊंची आवाज वाले गुंडे को सब कुछ हो जाने के बाद इस दयनीय हालत में देखकर हंस पड़ा। जहां तक उस लड़के की बात थी, वो बस वहीं बैठा रहा और उनकी सारी अपमानित बातें सुनता रहा, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि अब उसके पिता का सहारा नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता। जहां तक हमारे हीरो की बात थी, वो भी उसके नए लुक को देखकर ज्यादा खुश नहीं था। इसलिए नहीं कि वो इसके लायक नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने उसे वो नया हेयर कट देने में इतना समय खर्च किया था, सिर्फ इस बेवकूफ के पूरी तरह गंजा होकर सामने आने के लिए। और चूंकि वो एक बड़े हुए आदमी को अपने सामने घुटने टेकते और रोते हुए नहीं देख सकता था, उसने लड़के को उठने के लिए कहा कि मर्दों को इतनी आसानी से झुकना नहीं चाहिए। ये सुनकर लड़के का चेहरा चमक उठा, ये सोचते हुए कि वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन लड़के ने साफ कर दिया कि उसने ऐसा कभी नहीं कहा। उसने उस बेवकूफ को याद दिलाया कि उसके पिता को कानून के अनुसार पकड़ा गया था, इसलिए उसका बेटा होने के नाते उसे अच्छी तरह पता होना चाहिए कि उसके पिता ने क्या किया है कि वो इस स्थिति में फंस गए हैं। तो उसने सलाह दी कि अपने पिता को बचाने के लिए साठगांठ करने के बजाय उसे जांच में सहयोग करना चाहिए। लड़का जान चुका था कि उसके पिता के लिए अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। जितनी कोशिश करनी थी वो कर चुका था, इसलिए उसने अंदर ही अंदर तय कर लिया कि अब उस दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। बेमतलब का वक्त खोने का सवाल नहीं। जाने से पहले वो फिर भी रुका। उसकी आंखों में ठंडा सा सन्नाटा था। उसने हमारे हीरो को आखिरी चेतावनी दी कि वो उसे भी सब कुछ खोते हुए देखेगा, ठीक वैसे जैसे उसने खोया है। एक ऐसा वादा जो बदले जैसा लग रहा था, या शायद टूटे हुए दिल की फटकार। उसके पास खड़ा वो बेवकूफ इस सब का मतलब ही नहीं समझ पाया। उसे लगा जैसे वो हमारे हीरो को ये दुआ दे रहा हो कि उसके भी सारे बाल झड़ जाएं और वो उसी की तरह गंजा हो जाए। दिमाग अपनी ही फ्रीक्वेंसी पर चलता है बेचारे का। रात गहरी हुई और वो बेवकूफ अपने चेलों के साथ एक सुनसान जगह पर बैठा मिला। दोस्त थोड़े डरे कंफ्यूज थे उसकी प्लानिंग से बचने का रास्ता ढूंढते हुए, पर उसने उन्हें हाथ के इशारे से चुप कराया। जो बोला है वही करना है। साथियों ने एक बार फिर हिम्मत करके याद दिलाया कि उन्हें बस लड़के को पीटना है, जगह जलाने जैसी पागल हरकत नहीं करनी। पर इस वक्त तक उस आदमी की अकल जैसे धुंधले पर्दे के पीछे चली गई थी।
उसने दांत भींचते हुए कहा कि ये हादसा दिखना चाहिए, लोग सोचें कि आग अपने आप लगी, और कोई चॉइस न मिलने पर वो बेवकूफ पूरी जगह को आग लगाने की तैयारी करने लगे। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने वाले थे, उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई दी और वो एकदम से चौंक गए। डर कर उस गंजे ने पीछे मुड़कर देखा कि कौन है, और उसने हमारे लड़के को एक पेड़ के ऊपर बैठे देखा, जो पूछ रहा था कि वो उसके घर के साथ क्या करने का प्लान बना रहे हैं। उसे अचानक सामने देखकर गंजे ने अपने गुंडों को ऑर्डर दिया कि पहले उसे संभालो, पर निकलकर ये आए कि ये वही गुंडे थे जिन्हें लड़के ने पहले गली में पीटा था, इसलिए साफ साफ वो उससे डरे हुए थे। लेकिन गंजे को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने सीधा कहा कि जैसा बोला जा रहा है वैसा करो। यार हाँ, वो बंदा सीधा बहाने मारने लगा ताकि इस सिचुएशन से निकल सके। इस सारे शोर से चिढ़कर लड़के ने उनसे कहा कि बहस करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी सब मरने वाले हैं। इतना कहकर उसने पहले बेवकूफ की तरफ छलांग लगाई और पूरी ताकत से उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना क्रूर था कि उस बंदे का चेहरा ऑलमोस्ट धंस गया और वो पूरी तरह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन वो गंजा कमीना अभी भी सिचुएशन समझने में धीमा था। उसने दूसरे गुंडे को आदेश दिया, अब तेरी बारी है। हाँ, वो बंदा तुरंत पलटा और चलते चलते कहने लगा कि उसे अभी याद आया कि उसने घर पर गैस ऑन छोड़ दी है, इसलिए वो अभी निकल रहा है। गंजे ने चिल्लाते हुए उसे आवाज दी और उन्हें इस समय छोड़कर जाने के लिए कृतज्ञ कहा। तभी उसे हमारे लड़के की आवाज सुनाई दी, जो पूछ रहा था कि क्या वो आने वाली चीज के लिए तैयार है। वो बेवकूफ उसके शरीर से निकल रही आभा महसूस करके पसीने में भीग गया, लेकिन दया की भीख मांगने के बजाय उसने लड़के पर हमला करने की तैयारी कर ली। पर इससे पहले कि उसे मौका मिलता, लड़का पहले ही उसके चेहरे के सामने था। अगले पैनल में उसने गुंडे को उसकी बाह से पकड़ा और उसी पल उसे एहसास हुआ कि वो इस आदमी को किसी भी कीमत पर नहीं हरा सकता। तो एक क्लासिक डरपोक अंदाज में उसने माफी मांगना शुरू कर दिया, लड़के को याद दिलाया कि वो अभी भी क्लासमेट्स हैं और बस मजाक कर रहा था। अगले पैनल में धाम, एक मुक्का सीधे उस बेवकूफ की ठोड़ी के नीचे लगा और उसे हवा में उछाल दिया। कुछ मिनट बाद पुलिस को लोकेशन पर आते देखा गया। पता चला वही मोटा सुअर जिसका नाम डॉन ली था, जिसने पहले हमारे लड़के को झूठे केस में फंसाने की कोशिश की थी। उसने अपने आदमी से कहा कि लड़के को घुसपैठ और एक आम नागरिक पर हमला करने के लिए अरेस्ट करो। लेकिन मजे की बात, वो हमारे लड़के की बात नहीं कर रहा था, बल्कि उस गंजे बेवकूफ की, जिसका चेहरा पिटाई के बाद पूरी तरह सूज चुका था, और वो पूछ रहा था कि उसे अरेस्ट क्यों किया जा रहा है जब क्लियरली वो पिटा है। वो उस पुलिस वाले को गालियां देने लगा और बोला कि उसके बाप ने सब कुछ किया और फिर भी उसके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन वो आदमी, जो क्लियरली ऐसी गंदी बातें सुनने का आदी था, पलक भी नहीं झपकाता। उसने लड़के से कहा कि शायद उसके पिता ने उसे ये सिखाना भूल गए, लेकिन ऐसी सिचुएशन में मुंह खोलने से पहले सिचुएशन समझनी पड़ती है। और आखिरी अलविदा के तौर पर उसने कहा कि लड़का हमेशा आग से खेल रहा था और ये सिर्फ उसका नतीजा है, और अपने आदमी को उसे ले जाने का ऑर्डर दिया। जब वो फ्री हो गया तो उसने हमारे लड़के की तरफ मुड़कर उसके मेहनत के लिए शुक्रिया कहा और रिलैक्स करने के लिए कहीं कल्चरल जगह चलने का ऑफर दिया। लेकिन हमारा चैड साफ साफ अनइंटरेस्टेड था। उसने बस कहा कि वो जा रहा है क्योंकि उसे कल बिजनेस अटेंड करना है। अगले दिन का कट है और हमारा लड़का आदमी के साथ लोकेशन पर साइट सर्वे करने आया हुआ था। लेकिन वो आदमी उस जगह की हालत देखकर खुश नहीं था। लेकिन हमारे लड़के को दूसरी तरफ पता था कि ये जगह सोने की खान है, क्योंकि पिछली बार इस जगह के ध्वस्तीकरण से 17 मल्टी मिलियनेयर बने थे। पर वो उसे सीधे ये बताने का रिस्क नहीं उठा सकता था, इसलिए उसने आदमी से बस कहा कि जो उसने सुना है उसके मुताबिक ये जगह सैटेलाइट सिटी एक्सपेंशन प्लान में शामिल हो रही है। उसने समझाया कि एक नया हाईटेक इंडस्ट्रियल जोन बनते ही जमीन की कीमतें आसमान छू लेंगी और डेमोलिशन का मुआवजा भी बढ़ जाएगा। और वो बेवकूफ अभी भी जिज्ञासु न होते हुए भी कि लड़के को ये सब कैसे पता है, बस हंसकर बोला कि उसने उसके साथ टीम अप करके सही फैसला किया है। हमारे लड़के ने आदमी से बस जल्दी करने को कहा, क्योंकि उनके पास किसी जगह पर समय बर्बाद करने के लिए पूरा दिन नहीं था। कई मिनट बाद लड़का एक बार के अंदर देखा गया, जहां एक बूढ़े आदमी से वो कुछ खरीद रहा था। तभी उन्होंने सुन लिया कि फैट मैन ने कमेंट किया कि जगह वाकई अच्छी लग रही है और बेचने का कारण पूछा।
बूढ़े आदमी ने समझाया कि ये सब उसके बेटे की वजह से हुआ, जिसने बहुत सारा जुआ का कर्ज उठा लिया था और लोन शार्क्स रोज आकर वसूल करते थे। इसलिए उसे ये जगह बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, वरना वे पूरी बिल्डिंग जबरन जब्त कर लेते। फैट मैन ये सुनकर खुश नहीं हुआ, लेकिन हमारे लड़के की शंका और गहरी होती गई। ध्वस्तीकरण से ठीक पहले ये कर्ज वसूलने वाले इस जगह में इतना दिलचस्पी क्यों दिखा रहे थे? तो उसने बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या वो उसे उस शख्स का नाम बता सकता है जिस पर उनका कर्ज था। पता चला उसका नाम चेन जिन्हू था। बूढ़े आदमी ने बताया कि किसी वजह से वो आदमी सिर्फ कर्ज वसूलने में रुचि नहीं ले रहा था, वो इस बिल्डिंग में असाधारण रुचि दिखा रहा था। इसलिए बूढ़ा आदमी डर गया कि कहीं वो सब कुछ खो न दे, और उसने इसीलिए अपनी जगह को जरूरी बिक्री पर रख दिया था। ये सुनकर लड़के की शंका पुख्ता हो गई, तो उसने खुद जाकर जांच करने का फैसला किया। जब डायरेक्टर डोंग ने पूछा कि वो कहां जाने की योजना बना रहा है, तो लड़के ने कहा कि कोई और भी है जो किसी तरह इसी बात से वाकिफ है कि इस जगह के साथ क्या होने वाला है। कट होता है किसी और जगह। एक आदमी खिड़की से बाहर घूर रहा था, पर ईमानदारी से कहूं तो खिड़की के बाहर की दुनिया घूरने वाले उस शख्स की परवाह किसे है? असली कहानी उसके पीछे थी। पीछे खड़ी एक महिला जिसके बड़े बड़े हिस्से मासिव एसेट्स थे, ने आदमी से पूछा कि वो बाहर क्यों देख रहा है जब उसके ठीक पीछे कहीं बेहतर नजारा है। आदमी ने एक चिढ़ी लाइन से महिला को हिट किया। एक राजा को अपने क्षेत्र का जायजा लेना पड़ता है। तथ्य ये निकला कि वो शख्स वही चेन जिन्हू था जिसका नाम बूढ़े आदमी ने बताया था। एक बड़ा खिलाड़ी सामने आया कि वो कसीनो चलाता, लोन शार्किंग करता और गिरवी ले जाने लाने का काम करता था। मतलब जहां पैसे कमाए जा सकते थे वो उसमें गहराई से शामिल रहता था। सच कहूं तो इस बुजदिल से थोड़ी जलन सी हो रही थी। वैसे भी उसने अपना उपनाम चेन हाफ सिटी कमाया हुआ था, क्योंकि उसके कारोबार हर जगह फैले हुए थे। और अफवाहों के मुताबिक रात में वो शहर का सच्चा शासक बन जाता था, जिसका भी मतलब हो। कट वापस फैट डॉन ली के पास, जो ये सब लड़के को समझा रहा था और चौकन्ना दिख रहा था, क्योंकि अगर उस आदमी ने भी ध्वस्तीकरण प्रोजेक्ट पर नजर टिका दी तो उनके पास कोई मौका नहीं रहेगा। ऊपर से उस आदमी की पूंजी में चेन परिवार के अंदर गंभीर कनेक्शंस थे। ये आखिरी बात सुनकर लड़का हक्का बक्का रह गया। जिस शख्स की वो तलाश कर रहा था वो भी उसी परिवार से जुड़ा निकला, जिसका मतलब था कि अगर वो किसी तरह उस आदमी को नीचे गिरा दे तो वो उसका इस्तेमाल उनके नेटवर्क में घुसने का एक रास्ता बना सकता था। लड़के की मुस्कुराहट देखकर फैट मैन आश्चर्यचकित हुआ और पूछा कि क्या वो भी उस परिवार के किसी सदस्य को जानता है, और जवाब हाँ में था। और चूंकि वो इंसान उन्हीं लोगों के ठीक नीचे काम करता था, इसलिए फैट मैन उसे निकाल बाहर करने की योजना बना रहा था, क्योंकि उसे मारना उनके नेटवर्क के लिए एक बड़ा झटका होगा और अंदर जाने का एक रास्ता खोल देगा। जो कुछ भी तय हो चुका था उसे ध्यान में रखते हुए उसने फैट मैन से कहा कि तैयारी जारी रखो और बिल्डिंग को अपने नाम करो, बाकी खेल वो संभाल लेगा। कट वापस उस आदमी पर जो ये खबर सुनकर आग बबूला हो गया कि बार किसी दूसरे ने खरीद ली है। उसके सामने एक नाजुक सी शक्ल वाला लड़का खड़ा था, पूरी कहानी बताने की कोशिश में, लेकिन वो गुस्सैल आदमी इतना भड़का हुआ था कि उसे बात पूरी करने भी नहीं दी। उसने सीधे उसे थप्पड़ जड़ दिया, जैसे पूछ रहा हो ये होने कैसे दिया। फिर वो भड़ास निकालने लगा। इस सेटअप के लिए की गई मेहनत, रातों की नींद सब बर्बाद हो गई। इसी बीच कमरे के बाहर से एक हड़बड़ाया हुआ शख्स अंदर आया। अजीब शक्लो सूरत, लेकिन असल में वही उसका मैनेजर था। वो उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था और बोला कि उसके पास इस गड़बड़ियों से जुड़ी एक जरूरी चीज है। और सच में उसने जो दिखाया वो हमारे लड़के और फैट मैन की एक तस्वीर थी। गुस्सैल आदमी ने उस बेचारे खूबसूरत चेहरे वाले लड़के को वही खड़े खड़े भुला दिया जो अभी तक मानसिक असाइलम से भागे पागल जैसा लग रहा था, और उस फैट मैन को पहचान लिया, वही चाटुकार जो यांग परिवार की चमचागिरी में कोई कसर नहीं छोड़ता। उस बात ने उसे सबसे ज्यादा उलझाया। ये कमीना अभी तक बचा कैसे है, जबकि यांग फैमिली के सारे गंदे धंधों में उसका बड़ा हाथ था। जहां तक हमारे हीरो की बात, इस आदमी को जरा सा अंदाजा नहीं था कि ये लड़का कौन है। ऊपर से लुक देखकर उसे पूरा यकीन था कि वो उनके धंधे का हिस्सा नहीं लग रहा। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच लेने के बाद उसने बोले को कहा कि डॉन ली पर सीधे हाथ मत डालना, और उस बच्चे के लिए ऑर्डर दिया कि अगले 3 दिनों में उसकी पूरी फाइल उसकी मेज पर होनी चाहिए। उसके बाद उसने उस नाजुक शक्ल वाले लड़के पर ध्यान दिया, उसे थोड़ी प्रेरणा देने के लिए।
बोला कि कुछ आदमी ले जाओ और बार पर नजर रखो, लेकिन अगर इस बार भी फेल हुआ तो अगली बार उसे नपुंसक बनाकर गेगोलों की तरह कमाने भेज देगा। भाई, ये तो सीधा मौत का ऐलान है, बस शब्द जरा फैंसी हैं। कट बाहर हमारा लड़का अपने साइड किक के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो छोटा थोड़ा घबराया हुआ दिखा। उसने बताया कि आगे चेन जिन्हू की टेरिटरी है। हीरो ने सिर हिलाया, उसे सब मालूम था। उसने बस कहा, चलते रहो, प्लान नहीं बदलता। थोड़ा आगे जाकर साइड किक वहीं रुक गया। उसे छिपकर उसके इशारे का इंतजार करना था। और हमारा हीरो, उसने फैसला कर लिया कि वो सीधे दुश्मनों के अड्डे के दिल में घुसेगा। उसने बच्चे को भरोसा दिलाया, अगर वो यहीं छिपा रहेगा किसी को उस पर शक नहीं होगा। फिर भी लड़का हिचकिचाया। तब हमारे हीरो ने वो कार्ड खेला, उसे याद दिलाया कि नया गेमिंग कंसोल लॉन्च हुआ है और पूछा क्या उसे वो नहीं चाहिए। हाँ, यही था वो बटन। लड़का तुरंत मान गया। अब सीन सेट, हीरो पूरी तैयारी में चेन जिन्हू को गिराने के मिशन पर। प्लान क्या था साफ नहीं, बस इतना पता, वो अकेला बिना हथियार एक ऐसी जगह घुसने वाला था जहां गुंडों का झुंड तैनात था। और अजीब बात, उसकी आंखें चमक रही थी जैसे एड्रेनलिन उसका पसंदीदा नाश्ता हो। पता चला अपनी पिछली जिंदगी में उसने अपनी टीम के साथ इसी जगह रेड मारी थी, इसीलिए जगह का नक्शा उसकी यादों में जड़ा हुआ था। उस जानकारी के सहारे वो सीधे उनके सीक्रेट दरवाजे तक पहुंचा और वहां दस्तक दी। एक आदमी बाहर निकला और बोला, आज बिजनेस के लिए ओपन नहीं है। और यही लाइन असल में पासवर्ड था, अंदर घुसने का सीक्रेट पासवर्ड था। और किड को एग्जैक्टली पता था कि रिस्पॉन्स में क्या कहना है। वेदर यू डू बिजनेस और नॉट डिपेंड्स ऑन लक। टर्न्स आउट पासवर्ड अभी भी वर्क किया और आदमी ने किड को ग्रीट किया, लेकिन उसकी आइडेंटिटी भी पूछी क्योंकि वो उसे पहली बार देख रहा था। लेकिन हमारे हीरो ने उस तरह से आंसर करने का डिसाइड किया जिस तरह से आदमी समझेगा और उसे कुछ कैश फेंक दिया, बस इतना कि वो चुप हो जाए और क्वेश्चंस करना बंद कर दे। फिर अपनी उस आलसी ग्रिन के साथ उसने कहा कि वो यहाँ कुछ फन करने आया है और पूछा कि वो किस तरह की सर्विसेज ऑफर करते हैं। और डैम, ये सबसे अच्छी चीज निकली जो वो कह सकता था, क्योंकि अगली चीज उसने होल लाइन की सुंदर वुमन को अपनी तरफ आते हुए देखा। अगले चैप्टर में उसे एक ब्लॉन्ड लेडी के साथ जगह में वॉकिंग करते हुए देखा गया। उसकी आईज कमरे को स्कैन कर रही थी जो गैम्बलिंग में सब कुछ हार चुके सॉरी फूल से भरा था। लेकिन उसके बगल वाली वुमन अपनी उस मीठी सेड्यूसिव चार्म का यूज करते हुए झुक गई और हमारे हीरो से कहा कि वो उन लूजर्स जैसा नहीं दिखता। उसने कहा कि उसके चेहरे पर लक लिखा हुआ है और अश्योर किया कि वो टुडे एक किलिंग करने वाला है। लेकिन हमारा फूल क्लियरली जानता था कि वो बस उसे हाइप अप करने की ट्राई कर रही थी ताकि वो बाकी उन गरीब बैस्टर्ड्स की तरह एंड अप हो जाए। फिर भी वो भी पीछे हटने का प्लान नहीं बना रहा था। उसने वुमन से कहा कि गैम्बलिंग लक का गेम नहीं है। कंफ्यूज्ड होकर वुमन ने पूछा कि उसका इससे क्या मीनिंग है और किड ने उसे याद दिलाया कि वो इस जगह पर वर्क करती है, इसलिए उसे इस क्वेश्चन का आंसर उससे बेहतर पता होना चाहिए। और चूंकि वो एनॉइंग हो रही थी, उसने उसे डिच करने का डिसाइड किया और सीधे काउंटर पर चला गया। उसके पीछे वाले आदमी से 100,000 चिप्स की वर्थ के लिए पूछा। इसके साथ उसने दूर से उसे घूर रहे पहले सक्कर्स पर अपनी आईज सेट की और उनसे स्टार्ट करने का डिसाइड करते हुए वो बैठ गया। टेबल के पार आदमी ने गेम सेटअप करना स्टार्ट कर दिया और मुझे श्योर नहीं है कि ये गेम कैसे वर्क करता है, लेकिन उसे एस ऑफ हार्ट्स, किंग ऑफ स्पेड्स और क्वीन ऑफ क्लब्स मिला जो उसके अकॉर्डिंग फ्लश नहीं था, लेकिन फिर भी एक डिसेंट हैंड था। फिर वो अपने बगल वाले फैटमैन की तरफ मुड़ा जो किसी रीजन से अपने हैंड को सूंघ रहा था। पास से देखने पर उसने नोटिस किया कि उसका ईयर ट्विचिंग कर रहा था और फेशियल मसल्स ऊपर की तरफ मूविंग कर रही थीं, जिसका मीनिंग उसके अकॉर्डिंग था कि उसे एक गुड हैंड मिला था। जहां तक टेबल के पार लंबे हेयर वाले गाय की बात है, उसे पढ़ना हार्डर था, लेकिन उसकी पिंकी पर वो डिस्कस्टिंग ओवरग्रोन नेल, हाँ, हमारा हीरो प्रिटी श्योर था कि वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं था, उस चीज का एक पर्पस था, मोस्ट लाइकली कार्ड्स को मार्किंग करना। जैसे ही वो उन्हें साइजिंग अप कर रहा था, डीलर ने अनाउंस किया कि सभी के पास उनके कार्ड्स हैं और पूछा कि क्या कोई रेज करना चाहता है। लंबे हेयर वाले गाय ने कॉल किया जबकि फैट मैन ने 5,000 रेज किया।
फिर हमारे हीरो की टर्न आई और बिना पलक झपकाए उसने सब कुछ आगे धकेल दिया और ऑल इन चला गया। इससे फैटमैन शॉक्ड हो गया क्योंकि वो पहले ही गेम में ऑल इन जा रहा था और उसने सोचा कि क्या उसके पास उससे भी बेहतर हैंड है। जहां तक लंबे हेयर वाले गाय की बात है, उसे श्योर था कि किड उन्हें बस ब्लफ करने की ट्राई कर रहा है। ये रियलाइज करते हुए किड ने अपना हैंड रेज किया और एक कंप्लीट एमेचर की तरह आदमी से पूछा कि अगर उसका हैंड बिग है तो क्या इसका मीनिंग है कि वो और बेट कर सकता है। गाय को पता नहीं था कि इसका रिस्पॉन्ड कैसे करे। जहां तक बाकी दो की बात है, उन्हें रियलाइज हुआ कि वो यहाँ कुक्ड हो सकते हैं, तो इन दी एंड उन दोनों ने फोल्ड कर दिया। लेकिन जब रिवील का टाइम आया तो किड के पास एक्चुअली क्या था ये देखकर वो दोनों इडियट्स जैसे लग रहे थे। उसके कार्ड्स उन दोनों से वर्स थे। फ्यूरियस होकर उन्होंने टेबल स्लैम की और एक और राउंड की डिमांड की, लेकिन तब तक हमारा लड़का पहले ही अपनी विनिंग्स लेकर जा रहा था। तभी वही ब्लॉन्ड भागती हुई आई। जैसे ही उसने उसके हैंड्स में वो सारे चिप्स देखे, उसकी आईज स्पार्कल हो गईं। ये रियलाइज करके कि किड लोडेड है, वो अपने हिप्स स्वे करने लगी और वो फेक स्माइल फ्लैश कर दिया। उसने पूछा कि अब जब उसने गोल्ड स्ट्राइक किया है तो क्या वो अपनी बिग सिस्टर को एक ड्रिंक पिलाएगा। और गैस व्हाट, हमारे चैड ने उसे क्या कहा, उसने स्ट्रेट अप उसे आंटी कहकर बुलाया और मूव असाइड होने को कहा क्योंकि वो अभी स्कूल में है, इसलिए उसे उन बाउंसी थिंग्स को उससे दूर रखने की नीड है। हाँ, ये आखिरी थिंग थी जो वो उसके माउथ से सुनना चाहती थी, लेकिन हमारा लड़का क्लियरली उसके ब्रूज्ड ईगो की डैम नहीं कर रहा था। उसने पूछा कि उसे कुछ फास्ट पेस्ड गेम्स कहाँ मिल सकते हैं। वो वुमन अभी भी उस आंटी कमेंट पर सॉल्टी थी। उसने एक स्माइल फोर्स किया और उसे एक टेबल की तरफ पॉइंट किया जहां उसे श्योर था कि वो लूज करेगा। ये किसी तरह का डाइस गेम था, राइट नंबर्स गैस करो, बिग विन करो, बस इतना सिंपल। और उसके बगल में चिल्ला रहे फूल्स के अनलाइक हमारा लड़का कॉन्सेंट्रेटिंग था उस चीज के अंदर डाइस की साउंड पर, और टर्न्स आउट उसने समहाउ राइट नंबर्स फिगर आउट कर लिए। ये रियलाइज करते हुए कि वो टुनाइट ऑन अ रोल है, उसने अपनी कॉल पर ऑल इन कर दिया और गेस व्हाट, वो एक्चुअली पूरी डैम थिंग विन गया। टर्न्स आउट टुनाइट ये उसकी पहली विन भी नहीं थी। वो पहले ही उसी जॉइंट में कुछ टेबल्स क्लीन आउट कर चुका था और ये उस मैन को रियली पिस ऑफ करना स्टार्ट कर रहा था, स्पेशली क्योंकि उसे ही बाद में बॉस को इसके बारे में आंसर देना पड़ता। लेकिन हमारा हीरो क्लियरली डैम नहीं कर रहा था। उसने उससे नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने को कहा क्योंकि उसके पास उस पर वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। टर्न्स आउट कोई उसे पूरे टाइम से देख रहा था और वो कोई और नहीं, चेन जिनहू खुद था, जो इस किड की वजह से एक फॉर्च्यून लूज कर रहा था। फ्यूरियस होकर वो अपने मैनेजर की तरफ मुड़ा, उसे उस ब्रैट से निपटने के लिए जापानीज बोर्ड को कॉल करने का इंस्ट्रक्ट किया। लेकिन तब तक हमारा लड़का पहले ही कई और गेम्स विन कर चुका था और मिलियंस पर बैठा था। जहां तक जगह चलाने वाले उस गरीब बैस्टर्ड की बात है, हाँ, वो टीयर्स की कगार पर था और रूम में हर किसी को एग्जैक्टली पता था क्यों। उसकी वॉच के नीचे इतना मनी लूज करने के बाद कसिनो शायद उसे लॉसेस को कवर करने के लिए एक जिगोलो के रूप में सेल ऑफ कर देगा। तभी जगह का डोर स्विंग ओपन हुआ और अंदर एक डेंजरस लुकिंग वुमन आई जिसके अगल बगल 2 बॉडीगार्ड्स थे। उसे पीछे से देखकर मैं ऑलरेडी टेल कर सकता हूं कि ये वुमन वो नहीं है जिसे किड अभी तक हैंडल करने के लिए रेडी है। जहां तक वुमन की बात है, उसने डीलर से कहा कि वो जा सकता है क्योंकि वो अब से टेक ओवर करेगी, जिसके बाद उसने अपनी गेज हमारे हीरो की तरफ की। उन दोनों की आईज लॉक हुई थोड़ी देर के लिए और हमारा लड़का वो फीलिंग शेक नहीं कर सका कि उसने इस वुमन को कहीं पहले देखा है। तभी उसके पीछे की ब्लॉन्ड ने उसका इंट्रोडक्शन दिया कि वो मिस नयन चिजुरू हैं जो अब से उन्हें सर्व करेंगी। वो नेम किड को किसी डैम ट्रक की तरह हिट किया। इस वुमन को तो गोल्डन ट्रायंगल में होना चाहिए था। येप, मैं सही था, बस उसकी उन प्रेडेटरी आईज को देखो। हाँ, ये वुमन डेफिनेटली बैड न्यूज है। इसके साथ ही स्टोरी किसी और जगह कट होती है जहां कोई कुछ डिस्कस करता देखा गया। टर्न्स आउट वो हमारा लड़का था जो लुक्स से किसी के साथ डेट पर था और ये कोई और नहीं, यही डेंजरस वुमन थी। टर्न्स आउट वो पास्ट में या मुझे लगता है फ्यूचर में एक थिंग थे। इस बीच हमारा चैट तब साके पी रहा था जो वुमन ने उसके लिए डाली थी, लेकिन सडनली उसने उसे ये कहते सुना कि आईज बंद ना करे। कंफ्यूज्ड होकर उसने पूछा कि वो किस बारे में बात कर रही है और
वुमन जो अब किसी रीजन से टेबल पर खड़ी थी ने उसे अपनी आईज बंद ना करने को कहा। उसने एक्सप्लेन किया कि वो एक वुल्फ की तरह है और उसे वो पियर्सिंग फीलिंग पसंद है और उसे उन आईज से देखते रहने को कहा। और हमारा लड़का उसे ऐसा एक्ट करते देखकर उसे एक डेंजरस कैट कहा, एक ऐसी जो उसे मजबूती से अपनी साइट्स में ट्रैप करने की ट्राई कर रही थी। जहां तक वुमन की बात है, उसने किड से कहा कि वो उसके सीक्रेट्स में प्राय नहीं करेगी और उसे बस टुनाइट उसका कंपनी देने को कहा क्योंकि वो उसे हैप्पी करना चाहती थी। इन द एंड उन्होंने पूरी नाइट टुगेदर स्पेंड की और चूंकि गर्ल ड्रंक थी, उसने बहुत कुछ बताया। उस टाइम के दौरान उसने उसे डाइस के सीक्रेट सिखाए, उन्हें रियली लिसन कैसे करना है, साथ ही गैम्बलिंग की अन्य ट्रिक्स भी। और गेस व्हाट, तब किड ऐसा लगा जैसे एक्चुअली उसके लिए फीलिंग्स थीं। प्रेजेंट में वापस वही गर्ल डाइस रोल कर रही थी, अपना मूव बनाने की प्रेपरेशन करते हुए। जहां तक हमारे हीरो की बात है, वो उसके हर मोशन को बारीकी से देख रहा था, कप के अंदर डाइस के रैटल होने की आवाज सुन रहा था। जब उसने फाइनली कप स्लैम किया, उसने हर सटल मूवमेंट को पकड़ा, जिस तरह से उसने अपना वेट शिफ्ट किया और इंस्टेंटली नंबर्स जान गया। जबकि वुमन पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी, उसने उससे अपना बेट प्लेस करने को कहा। हमारा फूल पास्ट में उसके लिए फीलिंग्स होने के बावजूद उसके लिए सब कुछ रूइन करने का डिसाइड किया और स्पेसिफिक 333 पर ऑल इन चला गया। हाँ, उसके माउथ से वो वर्ड सुनकर पूरा रूम फ्रीज हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा शॉक्ड वो वुमन खुद थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो डन है। चैड क्लियरली डैम नहीं कर रहा था। उसने फीमेल से कप ओपन करने को कहा। वो एक मोमेंट के लिए हेजिटेट हुई, लेकिन उसे पता था कि उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। और गेस व्हाट, 3 थ्रीज एग्जैक्टली जैसा किड ने प्रेडिक्ट किया था। हर कोई फ्रीज हो गया, अपनी आईज पर बिलीव नहीं कर पा रहा था। जहां तक मैनेजर की बात है, उसे पता था कि वो फिनिश्ड हैं। अकेले इस बेट का पे आउट 50 मिलियन से ज्यादा था और वो हार्टलेस फूल अभी भी इसे बैक देन की किसी कैजुअल डेट की तरह ट्रीट कर रहा था। उसने बस उस गरीब वुमन को हर चीज के लिए थैंक यू। इस बीच चेन जिन्हू के पास वापस वो गाय एब्सोल्युटली लिविड था, ये देखकर कि कोई किड उसके प्लेस में आता है और उसके जॉइंट को ऐसे टीयर अपार्ट कर देता है। तभी वो प्रिटी फेस सडनली कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर रूम में भागा आया। उसने आदमी को पूरी थिंग बताई कि जिस किड को वो ढूंढ रहे थे, वो वही गाय था जिसने अभी कसीनो क्लीन आउट किया। आदमी पहले ही एक एक्सक्यूज ढूंढ रहा था और अब उसे किड को एंड करने का एक एक्सक्यूज मिल गया। तो उसने चिल्लाकर अपने सभी मैन को उनके वेपन्स ग्रैब करने को कहा, क्योंकि वो उस किड को 6 फीट अंडर बरी करने जा रहे थे। तब तक किड पहले ही कैशिंग आउट कर रहा था, डेंग जी को रेडी होने के लिए कॉल करते हुए। राइट ऑन क्यू वो लाउड माउथ और उसकी आर्मी ऑफ गूंस उससे भिड़ने के लिए प्लेस में घुस आए। एक शब्द का वेट किए बिना लाउड माउथ ने अपनी मैसिव मचेटी किड पर घुमाई, उसे पीसेस में श्रेड करने के एम से। लेकिन जैसे ही स्विंग लैंड होने वाला था, पूरी जगह की लाइट्स वेंट आउट हो गई और केओस इरप्ट हो गया। हर कोई पैनिक करना स्टार्ट कर दिया। कुछ मोमेंट्स बाद उन्होंने इमरजेंसी पावर पर स्विच किया, लेकिन गाय कहीं दिखाई नहीं दिया। जैसे ही उन्होंने फ्लोर पर देखा, उन्हें वो फूल जमीन पर कंप्लीटली अनकॉन्शियस पड़ा मिला। इस बीच हमारा हीरो पहले ही अपनी विनिंग्स के साथ बिल्डिंग से बाहर था। डेंग जी को बता रहा था कि बाउंस करने का टाइम हो गया है। लेकिन बाहर निकलते समय वो फेल हो गया ये रियलाइज करने में कि उसे डिस्टेंस से कोई देख रहा था, और वो कोई और नहीं, वही ब्लॉन्ड लेडी निकली जो किड को रॉब करने आई थी। उसने उसे वार्न किया कि अगर वो अपनी लाइफ वैल्यू करता है तो वो बेहतर होगा कि ब्रीफकेसेस डाउन पुट करे और चला जाए। हाँ, जैसे वो मिस बूबजिला की थ्रेट से इंटिमिडेटेड था, उसने उसे स्ट्रेट आंसर दिया, उसे आंटी कहकर बुलाया और मूव असाइड होने को कहा क्योंकि उसे जल्दी थी। अनॉयड होते ही उस औरत ने अपने गुंडों को आदेश दिया कि वो लड़के को पीटकर उससे जबरदस्ती पैसे छीन लें। ये देखते ही लड़के ने थकी सी सांस छोड़ी, जैसे खींच उसके चेहरे पर साफ लिखी हो। वो बड़बड़ाया कि किसी औरत को नाराज करना उसके प्लान में कभी शामिल नहीं था, मगर अब लगता है उसे ये काम मुश्किल तरीके से करना पड़ेगा। फिर औरत ने साफ किया कि असल में वो नहीं, उसका बॉस नाराज है। लड़का हमेशा की तरह किसी की नाराजगी से ज्यादा अपने रास्ते में आती रुकावटों पर ध्यान दे रहा था, और वो बखूबी जानता था कि उन रुकावटों को हटाना कैसे है। इतने में तीनों गुंडे उसकी तरफ झपट पड़े, लेकिन मुक्का आने से पहले ही लड़का खुद उनकी तरफ लपक चुका था और दूरी खत्म कर चुका था।
पहले गुंडे को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। लड़के ने उसकी बाह पकड़ी और अगले ही पल जोरदार मुट्ठी उसके चेहरे पर धड़ाम। वो आदमी हवा में उछलकर दूर जा गिरा। उसे गिरा पड़ा देखकर बाकी गुंडे वहीं जम गए, मगर लड़का अभी रुका नहीं। उसने पूछा, तो अब भाग रहे हो? दरअसल हाँ, यही उनके दिमाग में था, लेकिन वो उसे सारे पैसे लेकर भागने नहीं दे सकते थे। इसलिए दोनों फिर उस पर टूट पड़े। लड़का इस बार हवा में उछला और घूमते हुए अपनी एड़ी दोनों की गर्दनों के पीछे दे मारी। पलक झपकते ही तीनों जमीन पर पड़े थे और सामने सिर्फ वो औरत बची थी जो डर के मारे कांप रही थी। लड़के ने बिना भाव बदले कहा, अब तुम्हारी बारी है सोने की। औरत इतनी डरी कि वही रोने लगी और भागती हुई बाहर निकल गई। लड़का उसे रोकने में दिलचस्पी नहीं रखता था। उसे तो बस ये देखकर हैरानी हुई कि हील्स पहनकर भी वो कितनी तेज भागी। तभी डेंग जी अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आया। उसने बैकअप जनरेटर ढूंढकर पूरी गली की बिजली की लाइनें तोड़ डाली थीं। चेहरे पर गर्व और भोली आवाज, मैंने अच्छा काम किया ना? हीरो को उसी पल पछतावा हुआ कि उसने उसे साथ लाया। बच्चा हर चीज को लेकर इतना जज्बाती हो रहा था कि अब तो स्कूल छोड़कर क्रिमिनल बनने की बात भी कर रहा था। यही वजह थी कि हीरो ने फैसला किया, बेहतर है वो चुपचाप निकल जाए, इससे पहले कि उसका असर बच्चे पर और खराब पड़े। दूसरी तरफ ब्लॉन्डी पूरे मामले की रिपोर्ट करने के लिए तेजी से अंदर आई। कमरे में भीड़ देखकर उसने अनदेखा किया और सीधे आकर बताया कि बाहर क्या हुआ और उसे बैकअप चाहिए। लेकिन जवाब की जगह सामने वाले आदमी ने हाथ उठाया और अगले ही पल उसका हाथ उसके चेहरे पर जोर से पड़ा। उसने उसे दोषी ठहराया कि उसने लड़के को भागने दिया। बेचारी कोशिश करती रही समझाने की, मगर आदमी सुनने को तैयार नहीं। उसने बताया कि वो फुटेज देख चुका है और उसे शक है कि ब्लॉन्डी पूरी रात उस लड़के के साथ मिली हुई थी। ब्लॉन्डी ने साफ इनकार किया और कहा कि वो अपने मालिक हु के लिए वफादार है, मगर आदमी को किसी पर इल्जाम डालना था और उसे वही सबसे सही शिकार लगी। उसने तुरंत अपने लोगों को कहा कि उसे पकड़ कर ले जाएं। स्पेशल केस है, थोड़ा क्रिएटिव बनो, उसने आदेश दिया, सब कुछ उगलवा लेना। ब्लॉन्डी समझ चुकी थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। अब दया मांगने से कोई फायदा नहीं। गुंडों की आंखें बता रही थीं कि वो उसे अपना अगला खिलौना समझ चुके हैं। अगली सुबह का कट, क्लासरूम की वही सुस्त रोशनी, बच्चे आधे नींद में और डेंग जी तो पूरी रात बाहर घूमने के बाद सीधे बेहोशी की नींद में था। वहीं हमारा लड़का किताब खोले रख कर भी अपनी अगली चाल सोच रहा था। डेमोलिशन साइट पर क्या प्रोग्रेस है, उसी पर नजर टिकी थी। और खबर अच्छी थी, काम तेजी से चल रहा था, मगर उसे ये भी समझ थी कि लालच में गड़बड़ हो जाती है। बहुत देर तक वहीं फंसा रहेगा तो खबर फैल जाएगी और फिर हर भूखा गिद्ध उसी जगह मंडराने लगेगा। मुकाबले का मूड नहीं था अभी उसका। टाइमिंग सब कुछ होती है। अब जब जेब में ताजा कैश था, दिमाग गियर बदल रहा था। सिक्योरिटी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, कुछ भरोसेमंद लोग ढूंढेगा, नाम भी सोच लिए थे उसने। सब कुछ सेट होता दिख रहा था। और तभी टीचर उसका चेहरा पकड़कर सामने आ गया। सवाल पूछा, जवाब की उम्मीद, और इस जनाब ने सामने से बोल दिया, बनानाज। टीचर ने उसे वो नजरिया दिया जो सीधे दिल में घुस कर कहता है, तू वाकई बेवकूफ है क्या? फिर याद दिलाया, क्लास बंक करता है, ध्यान नहीं देता, ऐसे चलता रहा तो एंट्रेंस एग्जाम्स में धूल चाटेगा। लड़के को परवाह कहाँ, उसने फिर कहा कि उसे पूरा यकीन है जवाब बनानाज ही है। टीचर भड़क गया, बोल पड़ा कि वो क्लास को नीचे नहीं गिरने देगा और अब से स्कूल के बाद रिमीडियल क्लासेस, मतलब एक्स्ट्रा पनिशमेंट। ये सब सुनना उसके बस की बात नहीं थी। उसने तुरंत डेंग जी की तरफ इशारा किया जो क्लास में गहरी नींद में डूबा हुआ था। मगर टीचर ने कहा, सुन, ये क्या बड़बड़ा रहा है? पता चला दोस्त नींद में गणित पढ़ रहा था, सपनों में इक्वेशंस बोल रहा था। और आइसिंग ऑन द केक, टीचर ने कहा वो उनके स्कूल के सबसे तेज दिमागों में से एक है, हर परीक्षा में टॉप। लड़का वहीं समझ गया, पिछली रात उसने एक टॉपर को क्राइम सिनारियो में घसीट लिया था। अच्छा खासा जीनियस गलत हाथों में चला गया। कट टू स्कूल के बाद हमारा हीरो चुपचाप क्लास से निकलता है, लेकिन अब उसे एक्स्ट्रा लेसन्स में जाना ही था। कमरे में घुसा, आवाज आई, लेट आए हो। गुस्से में उसने कहा, बिजी था, एक्सपेक्टिंग स्कोल्डिंग, मगर सामने वाली ने उल्टा कुछ शार्प बोला, इतना स्मार्ट कि उसका दिमाग वहीं रुक गया। आवाज पहचानी, वो पलटा, और हाँ, वो लिन सी थी। उसे देखते ही उसके पूरे तेवर बदल गए। पूछा, तुम यहाँ ट्यूशन के लिए आई हो?
टर्न्स आउट वो टीचर थी। लड़का दंग, अपने ही स्कूल की स्टूडेंट और टीचर भी स्पेशल केस निकली, स्कूल की टॉप स्कोरर। और ये सोचकर उसकी गर्दन खुजली, मतलब वो किस लेवल के राक्षस से दोस्ती कर रहा था अब तक। और ट्विस्ट, ये भी कोई संयोग नहीं था। जैसे ही उसे पता चला कि वो इस क्लास में होगा, उसने प्रिंसिपल से खुद रिक्वेस्ट करके ये ट्यूटर वाला रोल लिया था, सिर्फ उसे पढ़ाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। अगर आया हो तो एक थम्स अप जरूर देना, और अगर जानना चाहते हो कि आगे क्या होने वाला है तो सब्सक्राइब मार देना। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखना।